अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ़िरौन की रूह ने डांसर के सियाना होने की तस्दीक कर दी थी। वैसे भी वो अपने असल नाम से ही तो मुखातिब होती थी हर बार। और जब फ़िरौन ने बताया कि वो हतम के पीछे इसलिए पड़ी क्योंकि वो राकेश जैसा है, बना बनाया राकेश, तो अलीज़े कुछ देर के लिए सख्ते में आ गई। कुछ भी था, उसे इस बनावटी दुनिया से दूर के इस मासूम इंसान से हमदर्दी हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि हातिम किसी बदले की भीड़ चढ़े। उसने सुना तो था कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, मगर सदियों बाद पैदा होने वाले अफ्रीका के दूर दराज कबीले के शहजादे और सदियों पहले गुजर चुके फ़िरौन की इतनी मसलत ने उसे हैरान कर दिया था। वो सोचों को झटक कर फ़िरौन की तरफ मुतवज्जह हुई जो उसे कुछ बता रहा था। फ़िरौन के मुताबिक सियाना एक तो उसकी तरफ राकस का हमशक्ल होने की वजह से मुतवज्जह हुई, दूसरा वो पायल है। पायल मतलब कि वो उल्टा पैदा हुआ था, सर की बजाय पाँव की तरफ से। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और काले जादू के माहिर उनको ढूंढते फिरते हैं। उनकी कुर्बानी देकर काली ताकतों में इजाफा करने के लिए सियाना भी उसी चक्कर में है कि वो किसी तरह हातिम को काबू करके उसके साथ वक्त गुजरे और दिल भर जाने पर उसे शैतान पर कुर्बान करके ताकत हासिल करे। वो अभी ये नहीं जानती कि ये अंगूठी तुम्हारे पास है, वरना तुम्हारी जान की भी दुश्मन हो जाती। अभी तो बस वो तुम्हें अपनी रकीब ही समझ रही है। अब क्या करें? क्या मैं ये अंगूठी हातिम को पहना दूँ? नहीं, तुम उसका राज अभी किसी को नहीं बताओगे, हातिम को भी नहीं। वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। कब? हातिम को सब बताना। एक और बात बताया कि हम इस अहराम में कैसे जाएंगे और वो मकबरा ढूंढ के कैसे सियाना की बच्ची खची हड्डियाँ ढूंढेंगे। अहराम तो कब का खोल दिया गया है, तुम वहाँ जा सकती हो, मगर वहाँ से ऐसे नहीं कुछ भी उठा के ला सकती। बस तुम दिन के वक्त जाना, हर चीज़ का गौर से मुआयना करना, तुम्हें वो चबूतरा ढूंढना है, बाकी काम रात में करना। खुफिया सुरंग का रास्ता इसी होटल में है। फ़िरौनों का दौरे हुकूमत गुजरने के बाद काफ़ी टूट फूट हुई और मिस्र की हुकूमत ने सब अपने कब्ज़े में कर लिया। एहरामों में चोरियाँ आम बात हो गई। ये होटल महल के रहायशी हिस्से में बनाया गया है और बाकी हिस्से में होटल के पीछे शॉपिंग मॉल बना दिया गया। कमरों की तोड़ फोड़ करने की बजाय बस रंग रोगन करके जदीद अंदाज में आरास्ता कर लिए गए। इसी वजह से वो खुफिया सुरंग का रास्ता भी बच गया। मगर वो किस कमरे में है? कमरा नंबर 315 सियाना का कमरा। और हाँ, उसने टिश्यू पे नंबर लिख के हातिम के कोट में डाल दिया था। अलीज़ा को याद आ गया, हाँ, मगर तुम्हें उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ जाकर ढूंढना होगा कि वो खुफिया दरवाज़ा कहाँ है, क्योंकि जब ये होटल बना तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने दीवारों पर खूबसूरती के लिए मुनक्किश लकड़ी लगा दी थी। वो दरवाज़ा इस लकड़ी की दीवार के पीछे है कहीं। अब ये तुम्हारी ज़ानत है, कैसे इस दरवाजे को ढूंढती हो? मुझे हातिम को इस्तेमाल करना होगा सियाना को कमरे से दूर रखने के लिए। चलो सोचती हूँ कुछ। तुम्हें अगर कुछ और पूछना है तो पूछ लो, मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। हाँ, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तुम्हें मदद मिल जाया करेगी। ठीक है, मुझे बस ये बता दो कि हमारे पास कितना टाइम है। यानी कि सियाना ने किसी मखसूस दिन ही हातिम की कुर्बानी शैतान को देने का सोचा होगा, है ना? हाँ ठीक है, सोचा। वो अगली मौत को करेगी कुर्बानी, यानी कि इस हिसाब से तुम्हारे पास 18 दिन है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, बस और कुछ नहीं पूछना मुझे। वो कुछ सोचती हुई बोली। इसी दम धुएं का वो हेवल्ला गायब होना शुरू हो गया और अलीजी की गुट्ठी पल भर को चमक कर मादूम हो गई। नींद तो उड़ चुकी थी उसकी। अब उसने नमाज पढ़कर ही सोने का सोचा और उसकी बचपन से आदत थी, अपनी दादी माँ के साथ सारी नमाज़ें पढ़ा करती थी। मगर आप भी फजर की नमाज तो कभी नहीं छोड़ती थी। हाँ, बाकी नमाज़ों में से जो वक्त पे याद आ जाए पढ़ ली और बाहर निकलने से पहले खुद पे आयतुल कुर्सी और चारों कोल पढ़ के फूंक कर बाहर निकलती थी। सुबह कमरे का दरवाज़ा बजने की आवाज़ पे उसकी आंख खुली थी। थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया कि कहाँ है, फिर दोबारा दस्तक की आवाज़ पे पूरी तरह बेदार होकर टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। उफ, मैं इतनी देर सोई। सर पे हाथ मार के उठ के जल्दी से दरवाज़ा खोला। हातिम नेवी ब्लू जीन्स के साथ सफ़ेद टी शर्ट में निखरा निखरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो कुछ पल उसे सताइशी नज़रों से देखती रही, फिर शरारत से बोली, वाह जंगली, बड़े प्यारे लग रहे हो और तुम पूरी चुड़ैल लग रही हो। वो जल कर बोला। बेचारा इतनी मेहनत से तैयार होकर आया था। रोली मैडम ने उसे जंगली बोल दिया। वो मुंह बना के बैठ गया। अच्छा, मुंह नहीं बनाओ, अच्छे लग रहे हो बहुत। अब ठीक, तुम क्यों इतनी लेट उठी हो? वो बात बदल कर बोला, रात लेट सोई थी तो आँख ही नहीं खुली सुबह। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहो ना नाश्ता इधर ही मंगवा लेते हैं। वो परेशान होकर बोला, अरे नहीं, तुम बैठो, मैं बस अभी आई। हातिम उठ के सिटिंग एरिया में जाके टीवी लगा के बैठ गया और सोचने लगा कि जब वो अपने कबीले में वापस जाके सबको इस दुनिया की इन हैरान कौन चीज़ों के बारे में बताएगा तो उन लोगों का क्या रद्द अमल होगा। यही सोचते हुए उसे अपने माँ बाप याद आ गए। पता नहीं सब कैसे होंगे
और पता नहीं वहाँ कितना वक्त गुजर हो गया होगा। अलीज़ा ने उसके आगे आगे आके चुटकी बजाई तो होश में आया। अलीज़ा ने पर्पल और सफ़ेद फिराक पहना था। वाओ, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, शुक्रिया, बदला उतार रहे हो, उसने बुरुज कहा। और दोनों हंस पड़े। लिफ्ट में दाखिल हो गए। अलीज़ा ने एक बार फिर हातिम को छेड़ा, यार सच सच बताओ, किस पे बिजली गिराने का इरादा है आज? मगर तुम तो पत्थर की हो ना, कोई असर ही नहीं होता तुम पे, हातिम अपने रो में बोला। उसकी बात पे एक पल के लिए तो अलीज़ा की सांसें थम गई थी। वो पल भर को साकत हुई, मगर फिर उसका मजाक समझकर सर झटक लिफ्ट से निकली। पीछे हातिम इंतज़ार में ही रह गया कि कुछ बोलेगी, मगर जब वो चुप करके निकल गई तो होंठ भींच कर खुद भी उसके पीछे चल पड़ा। नाश्ते के बाद वो लोग वहाँ ही बैठकर कहवा पीने लगे। वो कहवा हमारे यहाँ के पत्ती वाले काले कहवे जैसा नहीं, बल्कि वो जड़ी बूटियों का कहवा होता है, हाजमेदार और बहुत मज़े का जायकेदार कहवा। अरबी लोग खाने के बाद लाजिम पीते हैं ये कहवा। वो लोग उसे शाय मगरबी या कहवा बोलते हैं। हर इलाके की अपनी ज़बान, अपनी सकाफत और अपने अंदाज। इस तरह अरबी में खूबसूरत या अच्छे को जमील बोलते हैं, मगर मिस्रियों का एक्सेंट मुख्तलिफ है। ये लोग जीम को गाफ बोलते हैं और उनके अरबी में बहुत से अल्फाज काफ़ी शार्ट होते। अलीज़ा को पहले समझ तो वैसे भी नहीं आती थी, मगर उनके एक्सेंट की वजह से वो लफ्ज़ भी जान नहीं पाती थी कि बोला क्या। उसे सब वहाँ तोतले ही लगे थे, मगर अब फ़िरौन ने उस पर कोई अमल करके उसे अपनी ज़बान सिखा दी थी, जो थी तो फ़िरौन के दौर की, मगर अभी भी कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ काबिल कबूल थी। अलीज़ा पर सारी रात जागने की वजह से नींद तारी थी। वो सिर्फ सोना चाह रही थी, मगर हातिम का प्रोग्राम भी ख़राब नहीं करना चाहती थी, सो मजबूरन साथ चली गई। पहले उसका प्रोग्राम फ़िरौन राह का एहराम देखने का था, लेकिन हातिम वहाँ के नवाई इलाके देखना चाहता तो उसने कैब मंगवा ली। हातिम को पैसेंजर सीट पर बिठा के कैब वाले के साथ मसरूफ़ करके खुद पिछली सीट पर सो गई। उसकी आंख हातिम के बुलाने हिलाने पर खुली, जो ज़ोर शोर से उसका कंधा हिला रहा था। उफ, बस भी करो, जड़ से उखड़ोगे क्या? क्या मतलब? वो हैरान हुआ। मतलब ये कि ये मेरा कंधा और ये लकड़ी का बना हुआ नहीं है, मेरे बानी फरमा कर हाथ पीछे कर लो। और सॉरी, तुम बहुत गहरी नींद में थी शायद, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम उठ ही नहीं रही। वो शर्मिंदगी से बोला, हम मुझे पता ही नहीं चला कि कब सो गए। खैर चलो अलीज़ा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम वापस चलते, कल आ जाएंगे। अरे नहीं, अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, चलो तुम। सारा दिन वो लोग कहरा के आसपास की नवाही आबादियों में घूमते रहे और वहाँ के मकामी लोगों के मेहमान भी बने। वापसी पर कैब की डिग्गी तहफ़ से भरी हुई थी, जिनमें हाथ से बने हुए शो पीस शीशे और मकामी लिबास भी थे। अलीज़ा तो इन लोगों की मेहमान नवाजी पे हैरान थी, जिन्होंने ज़बरदस्ती उन लोगों को अपना मेहमान बनाया, फिर तहफ़ भी दिए। इसके बदले में वो और तो कुछ कर नहीं सकते थे। उनके बच्चों को खिलौने खरीदने को पैसे दे आए, जो इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती करने पर लिए। हालांकि हकीकत में मिस्र की औरतें बहुत तंग दिल और कंजूस होती हैं, जबकि मर्द उसके उलट। लेकिन वो मुज़ाफ़ाती आबादियों की सादा दिल औरतें बहुत खुले दिल की थीं। एक अच्छा दिन गुजार के जब वो लोग वापस होटल पे पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। अलीज़ा की नज़र गैर अरदी तौर पर ऊपर पड़ी तो वहाँ किसी कमरे की बालकनी में सियाना खड़ी थी और खूनी नज़र से अलीज़ा को देख रही थी। बदले में अलीज़ा ने भी घूर के देखा और जानबूझकर हातिम का बाजू पकड़ के जताती नज़रों से उसे देखकर अंदर की तरफ चल पड़ी। सामान उनका होटल के वेटर्स आके निकालने लगे थे। हातिम बेचारे के थे तोते उड़ गए थे। अलीज़ा मैडम ने खुद उसे उसका बाजू पकड़ा था। अभी वो बेचारा हवाओं में उड़ने की तैयारी ही कर रहा था कि उसने मेन डोर क्रॉस करते ही उसका बाजू छोड़ दिया। उस बेचारे के सपने धड़ाम से नीचे गिरकर चूर चूर हो गए। वो दुखी बना उसके पीछे चल पड़ा। उन लोगों ने फ्रेश होकर काफ़ी का ऑर्डर दिया और टीवी के आगे बैठकर बातें करने लगी। इतनी देर में वेटर काफ़ी ले आया। वो जैसे ही काफ़ी टेबल पर रखकर वापस मुड़ा, अलीज़ा ने उसे आवाज़ देकर रोका और ट्रे में रखा इनविटेशन कार्ड उठाकर देखने लगे। फिर उसे वापस करते हुए बोले कि अपने मैनेजर को बोला हमें अपने बेहुदा शो में इनवाइट करने की ज़हमत ना किया करे, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने सामने के 4 दांतों से महरूम हो जाए। वो इतने गुस्से से बोले कि वेटर बेचारा कार्ड लेकर भाग गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मैनेजर खुद आ गया। मैडम, ये डांस शो नहीं है बल्कि बहुत ख़ास मैजिक शो है और हर महीने हमारे होटल में होता है। उसको देखने के लिए पहले से इतनी बुकिंग हो जाती कि हमें गैलरी में भी सोफ़े लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा किया है इस शो में? हातिम दिलचस्पी लेते हुए पूछा, सर पहले तो छोटे मोटे आइटम होते, फिर ख़ास आइटम में एक आदमी आंखों पर पट्टी बांधकर में से किसी को भी बुलाकर सामने बोर्ड के साथ लगा कर चाकू फेंकता। और हैरान कौन बात यह कि आंखों में पट्टी होने के बावजूद एक भी चाकू इधर उधर नहीं होता। हम चलो ठीक है, हम आ जाएंगे। रात के खाने के बाद कहवा लेकर वो लोग उसी हाल में लगे अपने नाम की नशिस्तों पे आके बैठ गए थे। अभी छोटे मोटे करता भी हो रहे थे। वो लोग उकता कर उठने ही वाले थे कि वो आदमी अपने चाकुओं वाला बैग उठा के स्टेज पर आ गया। झुककर सलाम करते हुए उसकी नज़र हातिम पर पड़ी। उसने हातिम को स्टेज पर आने का इशारा किया। इससे पहले कि अलीज़ा उसे रोकती, वो फटाफट से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। उनकी मेज़ स्टेज के सामने ही थी। अलीज़ा ने कूफा से हातिम की
इस बचकाना हरकत पर उसे देखा और सर झटक कर कहवा पीने लगी। उस आदमी ने अपना खेल शुरू कर दिया था। हर बार उसके चाकू फेंकने पर अलीज़ा सांस रोक लेती और फिर चाकू साइड पे लगने पे शुक्र अदा करती। अचानक बिजली बंद हो गई। अलीज़ा को किसी खतरे का एहसास हुआ और उसने बेध्यानी में अपने आगे पड़ी प्लेट उठा के अपने चेहरे के सामने कर ली। उसी दम कोई चीज़ जोर से आकर प्लेट से टकराई और कहवे के बर्तनों पे गिरी। प्लेट उसके हाथ में चिकना चूर हो गई थी। उसके साथ बिजली भी बहाल हो गई। प्लेट और बर्तनों की आवाज़ सुनकर मैंने जो पास ही एक साइड पे खड़ा था भागकर अलीज़ा के पास से हाथ में भी अलीज़ा के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देख लिया था जो मेज़ को घूर रही थी। वो भी भागकर उसके पास पहुंचा और उसके हाथ पकड़ ली। अलीज़ा को क्या हुआ और साथ ही उसकी नज़रों के ताकों में मेज़ की तरफ देखा और वहाँ चाकू पड़ा देखकर वो भी साकत रह गया। मैनेजर ने भी आकर मेज़ पर बर्तनों के दरमियान पड़ा चाकू देख ली थी। उसके इशारा करने पर वेटर्स ने भाग के स्टेज पर हक्का बक्का खड़े चाकू मारने वाले को पकड़ लिया। आसपास की मेज़ों वाले भी जान गए थे कि अलीज़ा पर कातलाना हमला हुआ है और वो भी उसी चाकू से जो वो आदमी हातिम की तरफ फेंक कर दिखा रहा था। पूरे हाल में भगदड़ मच गई थी। किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दी थी। ज़हरे किसी मेहमान पे कातलाना हमला और वो भी ऐसे कि अगर वो बार वक्त प्लेट आगे ना करते तो चाकू उसके माथे में सर के आर पार हो जाता। पुलिस आ गई थी और उस आदमी को हिरासत में ले लिए थे मगर वो रो कर दुहाइयाँ दे रहा था कि उसकी तो आंखों पर पट्टी बांधी थी। वो नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। उसके मुताबिक वो चाकू फेंकने ही लगा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर हाल की तरफ घुमा दिया और चाकू छूट के मैडम की तरफ जाके लगा। सियाना पहले झटके से संभल गई। ज़ाहिर ऐसी सूरत हाल में हर किसी के साथ ऐसा होता। अपनी जान किससे नहीं प्यारी होती। वो तो बर्बाद किसी ताकत ने उसके हाथ प्लेट समेत चेहरे के आगे कर दिए थे। तभी उसके दिमाग में आवाज़ गूंजी सियाना और अलीज़ा को समझने में देर नहीं लगी कि यह सियाना ने किया। पुलिस वाले अब उसका बयान लेने आ गए थे कि उसे कैसे पता चला कि चाकू उसकी तरफ आ रहा है और क्या कोई उसका दुश्मन है या मुझे नहीं पता कि कैसे। मगर बिजली बंद होते हुए मैंने इस आदमी को अपनी तरफ मुड़ते देखा। किसी खतरे के एहसास से फ़ौरन प्लेट उठाकर आगे काल। शुक्र है मैडम आपकी हाजिर दिमागी ने आपकी जान बचा ली। अगर आपको एक सेकंड की भी देर हो जाती तो खुदा न खुदा अभी आप जिंदा ना होते। हातिम ने तो ये सोचकर झरझरी ली कि अगर वाकई अलीज़ा को कुछ हो जाता तो उसका क्या होता। वो आदमी क्या कहता है, उसने क्यों अलीज़ा पर हमला किया। उसका कहना है कि चाकू फेंकते उसका हाथ पकड़कर हाल की तरफ घुमाया गया था और आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो देख नहीं पाया। मगर जैसे ही उसने पट्टी उतारी तो चाकू मैडम की मेज़ पर पड़ा था। आप फिक्र ना करें, पुलिस के पास बड़े तरीके होते हैं मुंह खुलवाने के। हम पता चला लेंगे कि इसके कहने पे उसने ऐसा किया है। ऑफिसर आप एक बार सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक कर लें, हो सकता है वो ठीक कह रहा हो। अरे मैडम लाइट बंद होने पे कौन सी रिकॉर्डिंग होती है। नहीं ऑफिसर हमारे कैमरे नाइट विजन हैं और उनकी अलग से बिजली की कनेक्शन है। वाकई वो आदमी 2 साल से यहाँ शो कर आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचा है। मैनेजर ने जल्दी से कहा। वो लोग कंट्रोल रूम में कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग चेक करवाने को बोला। अलीज़ा तो पहले ही जान गई थी मगर रिकॉर्डिंग में सियाना को देखकर बाकी लोग हक्का बक्का रह गए। ये तो हमारे क्लब की डांसर है सियाना गरफे। मैनेजर हगलाते हुए बोला। अंधेरे में भी सियाना को काले हुडी वाले कंदूरे अरबी चूहा में साफ पहचाना जा सकता था। ये आपके पास कब से काम कर रही है और किसके तवज्जो से आई थी। ऑफिसर ने मैनेजर को घूर के पूछा। जी 1 माह पहले हमारी पुरानी डांसर बिना बताए काम छोड़ के चलेगी तो ये खुद ही हमारे पास आई थी और खुद को लावारिस बता के काम मांगा था। मुआवजा भी काम था, उसे बस रहने और खाने का मसला था। वो हमने उसे कमरा दे के हल कर दिया। उसका डांस अच्छा था, हमें भी ज़रूरत थी किसी की तो हमने छानबीन किए बिना रख लिया उसे काम पे। शाबाश, दिल तो चाह रहा है पहले तुम्हें उल्टा लटकाऊं मगर अभी उसको पकड़ना है ज़रूरी है। तुमसे बाद में निपटूंगा। कमरा नंबर बताओ उसका। और मैनेजर के बताने पर ऑफिसर उसे घूरता हुआ साथ लेके उसके कमरे की तरफ निकल गया। अलीज़ा भी हातिम को साथ लेके कमरे में आ गई। हातिम बार बार उसका हाथ पकड़ के सहलाने लगता, कभी माथे पे रख के चेक करने लगता। अलीज़ा चिढ़ गई उसकी इन हरकतों से। यार क्या मसला है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ओह अलीज़ा चुप करके लेटो, मेरा दिल अभी अभी कांप रहा है। अगर तुम्हें पता ना चलता और तुम प्लेट आगे ना करते। ओह खुदा मैं कभी नहीं किसी चीज़ से डरा मगर तुमने डरा दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं तो यतीम ही हो जाता। वो मनहूस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए। चलो हम कहीं और चलते हैं यहाँ से दूर। हेलो किसी मजनून दे थके हुए जानशीन यतीम नहीं लावारिस होता है। मैं कोई तुम्हारी माँ हूँ जो मेरे मरने पे तुम यतीम हो जाते। वो घूरती हुई बोली। और कुछ हुआ तो नहीं न। चलो शाबाश अब जाके सो जाओ। अलीज़ा प्लीज़ मैं आज यहाँ इस सोफे पे सो जाऊँ। पक्का बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, चुप करके सो जाऊँगा। तुम्हारा बॉडीगार्ड बना लो प्लीज़। वो मस्कीन सी शक्ल बना के बोला। चल निकल यहाँ से इमोशनल ड्रामा कहीं का। अलीज़ा ने हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर निकला। खुद बैठ के कुछ सोचने लगी। वो समझ गई थी कि फ़िरौन की रूह ने
उसकी जान बचाई आज, वरना उस जादूगर ने कसर तो नहीं छोड़ी थी। अब उसे इस सियाने का बंदोबस्त करने के लिए आगे का कोई लह अमल तैयार करना था।